तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब। और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। इस चैनल में मैं आपको घोस्ट एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगी जो बहुत सारे लोगों के साथ हो चुकी है। ऐसी घटनाओं के बारे में इस चैनल में आपको बताया जाएगा। एक्टिविटीज को इस चैनल में आपके साथ उन्हीं के अनुभव को शेयर किया जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम सीताराम है और मैं राजस्थान के किशनगढ़ गांव का रहने वाला हूं। मैं एक भोला भाला लड़का हूं। अगर कुत्ता भी पीछे पड़ जाए तो मैं उसको भी हट नहीं बोल सकता। आज मैं आपको इस वीडियो में उस हादसे के बारे में बताऊंगा जो मेरे साथ जिंदगी में हो चुका है। और इस हादसे को बहुत साल बीत चुके हैं। आज मेरी शादी हो गई है, बच्चे हैं, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि ये हादसा मेरे साथ कल ही हुआ है। जब भी रात को सोता हूँ या फिर कभी मुझे ये हादसा याद आ जाता है तो मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। मेरा गांव सभी के गांव की तरह बहुत ही प्यारा और न्यारा गांव है। मेरे गांव में बहुत सारे मकान हैं। उसमें से कुछ मकान अब बंद रहने लगे हैं, कारण कुछ लोग शहरों में जाके बस गए हैं और कुछ लोग खेतों पर जाके बस चुके हैं। लेकिन खेतों पर राशन की दुकानें नहीं है, तो राशन लेने के लिए या फिर कोई भी चीज़ लेने के लिए हमें गांव में ही आना पड़ता है। और हमारे गांव में बस स्टैंड भी एक है। जिसको भी कहीं जाना है उसको खेतों से कच्चे रास्ते से गुजर के पहले गांव में आना पड़ेगा और फिर बस से आपको यात्रा करनी पड़ेगी। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मेरा लास्ट ईयर था और मैं एग्ज़ाम की तैयारियों में लगा हुआ था। अब मैं सोच रहा था कि अब मेरी परीक्षा हो जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी, अब मैं ये नौकरी करूँगा, अब मैं नौकरी ढूंढूंगा, अब मैं ये करूँगा, मैं ऐसा अप्लाई करूँगा, मैं अब ये करूँगा। फ्यूचर के सपने मुझे दिख रहे थे और मैं फ्यूचर के सपने बुनने में लगा हुआ था कि मेरे साथ क्या होने वाला है क्या नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन एक दिन जब मैं घर पर बैठा था, मेरे घर में 5 जन हैं। मैं, मेरे माता पिता और भैया भाभी। हम भी सभी की तरह खेतों पर रहते हैं और बस हमारे ही मकान से जुड़ा हुआ एक मकान है जो गांव में एक रामदास आदमी है, रामदास नाम का आदमी है, उनका मकान है। और बाकी सभी के खेतों में सिर्फ एक ही मकान है। खेतों के बीच में मकान है, फिर खेत है, फिर मकान है। सिर्फ हमारा ही घर ऐसा है जिसकी छत से दूसरे की छत जुड़ी हुई है और हमसे हमारा खेत और उनका खेत भी जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है ना, एक दिन जब मैं ऐसे ही बैठा हूँ तो मुझे अचानक ऐसा लगता है कि आज मैं कुछ मीठा खाना चाहता हूँ। तो मैंने अपनी भाभी से कहा, भाभी, ओ भाभी, आज कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, आज खाने में आज कुछ मीठा बना लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया जी, बना दूंगी। जब उनको याद आया कि जब वो सुबह चाय बना रहे थे तो शक्कर उनको कम लगी कि खीर के लिए इतनी शक्कर पर्याप्त नहीं है। तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप मार्केट जाइए और शक्कर ले आइए और भी घर का कुछ सामान है वो भी ले आइए। भाभी ने मुझे पैसे और थैली दे दी सामान लाने के लिए और मैंने जूते पहने और मैं घर से सामान लेने के लिए निकला। हमारे घर में एक ही बाइक है क्योंकि हमारा घर गांव से 15 मिनट की दूरी पे है, इसलिए मैं कभी कभी बाइक ले जाता हूँ। आज बाइक नहीं थी क्योंकि आज भैया शादी में गए हुए थे तो बाइक को ले गए थे। तो सोचा चलो आज तो पैदल ही चलते हैं। तो मैं अपने रास्ते गुनगुनाते हुए, गाना गाते गाते राशन की दुकान की तरफ बढ़ रहा था। अब मैं गुनगुनाते हुए जा रहा था और सोच रहा था, फ्यूचर के सपने भी बुनते हुए जा रहे थे कि अब एग्ज़ाम हो जाएगी, अब मैं पढ़ाई से फ्री हो जाऊंगा, अब पूरा गांव घूमूंगा, थोड़े दिन बुआ के यहाँ जाऊंगा, थोड़े दिन मामा के यहाँ जाऊंगा और फिर कहीं अच्छी सी नौकरी करके मैं सेट हो जाऊंगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गाना गाते गाते, फ्यूचर के सपने बुनते बुनते मैं राशन की दुकान पे पहुंचा। राशन की दुकान पे मुझे गांव के दोस्त मिल गए, गांव के जो काका ताऊ है वो मिल गए। उनसे हाय हेलो किया, राम राम किया और गांव में क्या चल रहा है बस बातचीत करी और सामान लेके मैं वहां से निकला। घर आते समय, गांव और मेरे घर आते समय एक बीच में चौराहा पड़ता है। मैं वहां से सामान लेके आ रहा था और जब मैं चौराहे तक पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे कान के पास किसी ने आके फूंक मार दी। मैं थोड़ी देर के लिए डर सा गया था, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कोई हवा होगी, हवा चल रही होगी और मैं वापस अपने धुन में
गाना गाते गाते, फ्यूचर के सपने बुनते बुनते, और आज तो खीर बनने वाली है, ये सोचते सोचते मैं अपने घर की ओर बढ़ रहा था। कच्चा रास्ता था, मैंने जूते पहने हुए थे, मेरे कदमों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी क्योंकि रास्ते पे छोटे छोटे पत्थर थे। वो रास्ता पूरा कच्चा था, ना आगे कोई था और ना पीछे कोई था। अब मुझे धीरे धीरे ये एहसास हो रहा था कि कोई मेरे आगे चल रहा है। कभी ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, सिर्फ एहसास हो रहा था। लेकिन मैं अपने में खोया हुआ था। मैं ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैं घर पहुंच गया, और मैंने घर पहुंचते ही भाभी को आवाज़ लगाई, भाभी, ओ भाभी। अंदर से भाभी ने आवाज़ दिया, हाँ आई। मैंने भाभी को सामान दिया और अपने कमरे में चला गया और लेट गया। उस दिन तो मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन से मुझे ऐसा एहसास होने लग गया कि मेरे घर में कोई रात को चलता है। मेरे घर में घुंघरूओं की आवाज़ आने लग गई। मैंने सोचा कि अपने भैया भाभी को बताऊं, मम्मी पापा को बताऊं, पर मैं किसी को डराना नहीं चाहता था। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। 2-3 दिन होने के बाद मैं एक दिन अकेला टेरेस पे खड़ा था। हमारे जो पड़ोसी हैं उनकी छत पे एक लड़की खड़ी है, लेकिन उसने घूंघट ओढ़ा हुआ है। मतलब मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ये पता चल रहा है कि एक लड़की वहाँ पे खड़ी है जिसने घूंघट किया हुआ है मुझसे। उसके हाथ पैरों को देखा तो उसने ड्रेस पहना है और एक लंबा सा घूंघट है, और उसके हाथ पैर बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। मैंने ज़्यादा बातचीत नहीं की, मुझे लगा पता नहीं कौन है। मैं सीधा नीचे चला गया। एक दो बार जब मैं वापस छत पे गया था, तभी भी मैंने नोटिस किया था कि वो वहाँ पे खड़ी रहती है और मेरी तरफ उसका ध्यान रहता है। पर जैसे कि गाँव में ऐसे ही किसी लड़की से, किसी औरत से बात नहीं कर सकते बिना जान पहचान के, तो मैंने भी नहीं की। तो फिर मैं नीचे चला गया, और ना ही मुझे इतना समझ में आया कि मुझे किसी से पूछना चाहिए कि वो कौन है। पड़ोसी से पूछना चाहिए, रामदास चाचा से पूछना चाहिए कि वो जो खड़े रहती है वो कोई रिश्तेदार है क्या, आपके घर पे कोई आया हुआ है। पर मेरा दिमाग इतना नहीं चला। अब धीरे धीरे खेल शुरू होता है। अब मैंने छत पे जाना बंद कर दिया। अब मैं घर पे ही लेटा करता हूँ रात को। 1-2 दिन मुझे फिर से महसूस हुआ कि घर पे कोई चल रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता था। तब एक दिन अचानक क्या हुआ, जो मुझे उस दिन छत पे जो लड़की दिखी थी, अब वो मेरे कमरे में आने लग गई है। मेरे गेट की कमरे के अंदर वो कैसे एंट्री करती है मुझे कुछ नहीं पता। मेरा दिमाग अब चलना बंद हो चुका था। मेरे दिमाग ने अब सोचना बंद कर दिया था। अब वो लड़की रोज आती, नए नए कपड़े पहन के आती, घूंघट ओढ़े हुए थी और मुझसे बात किया करती थी। उसकी मधुर आवाज़, इतने उसकी प्यारी प्यारी बातों में मैं खो चुका था। अब धीरे धीरे वो रोज आया करती, रोज बातें किया करती। कुछ दिन बातें करने के बाद अब वो मुझसे शारीरिक संबंध भी बनाने लगी थी। धीरे धीरे मैं भी उसके लिए पागल हो चुका था। एक दिन अचानक जब मैंने उससे कहा कि अपना चेहरा दिखाओ, मुझे तुम्हें देखना है, तो उसने मुझे अपना चेहरा दिखाया। वो थी तो बहुत खूबसूरत, लेकिन उसके जो 2 दांत थे वो बहुत बड़े थे। मैं पसीने से भीग चुका था। मेरा थूक गले में अटक चुका था। मेरी पलकें खुली की खुलकी रह गई, ना तो झपक रही थी। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अब धीरे धीरे लड़की मेरा गला दबाना शुरू कर देती है। वो मुझसे कहती है, तुम मेरे बारे में किसी को बताना नहीं, तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हें ला के दूंगी, लेकिन तुम ऐसे ही मेरे साथ रहना और किसी को भी मेरे बारे में बताना नहीं। अगर तुमने किसी को मेरे बारे में बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। अब मैं बहुत डर चुका था। मैं किसी को कुछ बोलने की हालत में नहीं था। अब मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। वो रोज़ आती, बात करती, अपना काम करती और चली जाती, लेकिन अब मैं उससे डरने लगा था। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी, मेरा खाना पीना छूटने लगा था और मैं सूखने लगा था। अब धीरे धीरे भाभी ने ये बात नोटिस किया कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। वह मुझसे पूछा करती थी, क्या हुआ, ऐसे क्यों रहते हो, खाते पीते नहीं हो, भूख नहीं लगती, क्या हुआ है, बीमार हो क्या, जाओ हॉस्पिटल जाओ, तुम्हारे भैया को बोल दूँ, जाओ उनके साथ चले जाओ। लेकिन मैं उनको क्या बताऊँ, कैसे कहूँ,
कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने हिम्मत करके रोते हुए उन्हें पूरी बात बता दी। तब उन्होंने मुझे बहुत डांटा, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? इतने दिन तो छुपाता रहा, पगले तुझे कुछ हो जाता तो? मैं रोता रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर भाभी ने मुझे चुप कराया और मुझे एक बाबा के पास ले गई। बाबा ने कहा, एक नारियल उबार के लाओ, इसके ऊपर से 7 बार नारियल घुमा के मेरे पास लाओ। मेरी भाभी ने नारियल घुमा के उनके पास लेके गई और मुझे भी लेके गई। तो उन्होंने बताया कि तुम ही तो उसे लाए हो। क्या बाबा मैंने उसे नहीं लाया है। मैं उसे कैसे ला सकता हूँ? मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, मैं कैसे ला सकता हूँ? तुम ही ने कोई गलती करी और उसी गलती की वजह से वो तुम्हारे घर में आई है और तुम्हारे पीछे आई है। तब बाबा ने नारियल में देख के बताया कि तुम उस दिन चौराहे से चीनी कुछ मीठा लेकर आ रहे थे और चौराहे से ही वो तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर पर आई है। पर कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम वक्त पे आ गए। अगर और कुछ दिन बिता देते तो आज तुम जिंदा नहीं रहते, वो तुम्हें अपने साथ ले जाती। बाबा ने ताबीज़ दिया और हम घर आए। लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे उसकी याद आने लगी थी। एक आदत सी हो गई थी, अब मुझे उसकी याद आती थी तो मन करता था ताबीज़ निकाल दूँ। लेकिन मेरी भाभी हमेशा मुझे समझाया करती थी, ताबीज़ नहीं निकालना, नहीं तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, ताबीज़ नहीं निकालना। एक दिन अचानक मैंने सोचा कि ताबीज़ निकाल के देखता हूँ। जब मैंने ताबीज़ निकाल के सिर्फ ऐसे रखा तो मैंने देखा कि वो मेरे घर के बाहर जो दीवार है वहाँ पे वो खड़ी है। मैंने वापस ताबीज़ पहन लिया और वही बाबा ने मुझे, जिसने ताबीज़ दिया था, वही बाबा ने हमारे घर की भी पाबंदी कर दी थी। पाबंदी करने का मतलब जाब्ता कर दिया था। अभी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर दाखिल नहीं हो पाती थी। अब उन्होंने 1-2 बार और बुलाया था और 1-2 बार झाड़ा उड़ा दिया। अब मुझे वो तकलीफ़ नहीं, अब मेरी तबीयत में सुधार है और मैं एकदम ठीक हूँ। उसके बाद वो औरत मुझे कभी नहीं दिखी। जय भोलेनाथ।